Hello students, today we start Geography first chapter Resources. What is resources? Resources, the things which are satisfied our need is known as a resources. हर वो चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज कहलाती हैं. यहाँ एक छोटी सी स्टोरी से आपको शुरुआत की गई है. हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं. देन हियर इज़ व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज. यहाँ पर दो बच्चे हैं जो अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं और वो देखते हैं कि उनके आसपास जो सारी चीज़ें हैं, चाहे आप भी अपने आसपास देखेंगे तो टेबल है, चेयर है, कूलर है, पेंसिल है, बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं. तो व्हाट इज़ रिसोर्सेज? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्सेज. जो भी चीज़ हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज कहलाती है. नीड्स मतलब हमारी ज़रूरतें. प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं, पानी हमारी प्यास को बुझा रहा है, ये हमारी ज़रूरत थी. क्या ज़रूरत थी? पानी पीना. और पानी ने हमारी प्यास बुझाई तो क्या हो गया? वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया. हमको लिखना है और पेंसिल उसमें काम कर रही है हमारे लिखने के लिए, तो वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया. तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं और जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने एसी ऑन कर दिया, कि कूलर ऑन कर दिया, तो ये क्या हो गया? आपके लिए रिसोर्सेज हो गए. सिंपल आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, ये भी आपके लिए रिसोर्सेज हो गए. और हर रिसोर्स जो होते हैं उनकी अपनी यूटिलिटी होती है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. they have all been used by you, so they have utility. What is the meaning of utility? Utility and usability is what makes an object or a substance a resource. यूटिलिटी उसकी उपयोगिता, मतलब वो सारी चीज़ें उसमें उपयोगिता अगर हमारे लिए है तो वो जो सब्सटेंस है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो हमारे लिए क्या बनेगा? रिसोर्सेज बनाएगा. जैसे अभी हमें कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे लिए अभी रिसोर्सेज हैं, तो उसकी अपनी वैल्यू है. उसकी उपयोगिता कह सकते हैं या प्रयोग कह सकते हैं, यूज़ कह सकते हैं, जो कि उसको क्या बनाता है? यूटिलिटी. यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्सेज. इन यूटिलिटी की वजह से, यूजिबिलिटी की वजह से वो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो है रिसोर्सेज बन सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इन प्रीवियस टाइम अर्ली ह्यूमन्स डोंट नो द यूज़ ऑफ द आयरन. आयरन पहले भी था हमारी अर्थ के अंदर, लेकिन उसका यूज़ नहीं आता था. तो उसका यूज़ नहीं था तो वो उसकी किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो उसके लिए रिसोर्सेज नहीं था. धीरे धीरे उसने उसको यूज़ करना सीखा, उसके लिए उसकी लाइफ में उसकी यूजिबिलिटी आई और उसकी नीड को सेटिस्फाई करने लगे, तो वो उसके लिए क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए. हाउ डज़ द समथिंग बिकम ए रिसोर्स? तो कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स में बदल जाती है, ऐसा राजू ने क्वेश्चन पूछा. तो इट इज़ यूज और यूटिलिटी गिव्स इट सब वैल्यू. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज़. अम्मा ने क्या कहा कि जब कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है. वैल्यू कब होगी, मूल्य कब होगा? जब वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उपयोगी होगा. अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या यूटिलिटी, वैल्यू? तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं. और अब हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई यूजिबिलिटी या यूटिलिटी हमारी लाइफ में होगी, तभी वो हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है. अब जब वो हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मूल्य तो चुकाना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मूल्य का इन द सेंस ये हो गया कि कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. अब जैसे हम बात करें कि वैल्यू के रूप में, तो वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट. फॉर एन एग्जाम्पल, मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. मतलब कि उसकी वैल्यू पे करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेटल, आपको ज्वेलरी पहननी है, तो ज्वेलरी जो है वो किससे बन रही है? गोल्ड से बन रही है. गोल्ड क्या एक रिसोर्सेज है. अब उसको एज इट इज़ हमको गोल्ड ऐसे तो नहीं मिल जाएगा, राह चलेंगे और हमें गोल्ड मिल जाएगा. तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, वैल्यू पे करनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा. और ऐसे ही अगर हमको गुड हेल्थ के लिए वॉकिंग करनी है और हमको अच्छे नेचुरल एनवायरनमेंट में जाना है, तो उसके लिए हमें टाइम पे करना पड़ेगा. मतलब कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है. तो इसलिए कुछ की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है.
और ये सारी ही चीज़ें दोनों ही, चाहे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो चाहे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, दोनों ही चीज़ों में हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड होती है। चाहे हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप के साथ में काम कर रहे हैं, नेचर्स के पास जाके बैठ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये हमारी शांति या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा, इकोनॉमिक वैल्यू पे करके हम कोई ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं तो वो वैल्यू क्या हो गई, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि some resources can be become economically valuable within time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by the medical firm tomorrow, they could become economically valuable. अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है टाइम और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है या चेंज हो जाती है। फॉर एन एग्जांपल, घर के जो घरेलू नुस्खे जो दादी देती हैं हमें, वो आज इतने वैल्यूबल नहीं है, लेकिन अगर कोई फर्म जो मेडिकल फर्म है इसको यूज़ करती हैं और मार्केट में उसको सेल करती हैं तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूबल हो जाता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into resources. टाइम और टेक्नोलॉजी वो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं समय के अनुसार। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि आयरन हमारे पास पहले भी था, अर्थ में आयरन पहले भी दबा हुआ था, लेकिन हमें उसका यूज़ नहीं आता था। तो धीरे धीरे टाइम बदला, टेक्नोलॉजी आई और उसका यूज़ करना हमने सीखा, तो ये टाइम और टेक्नोलॉजी जो है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब इंसान अपने आप में खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इंसान ही वो है जो अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने आइडियाज़ से किसी भी चीज़ का क्रिएशन करता है और बनाता है और उसको रिसोर्स में बदल देता है। जैसे मैं बार बार एक ही एग्जांपल आपको समझाना चाह रही हूँ, जैसे आयरन पहले भी था लेकिन उनको उसका यूज़ नहीं आता था। ये इंसान ही था जिसने उसका यूज़ करना सीखा अपनी नॉलेज से, अपने आइडियाज़ से, अपनी डिस्कवरी से, और उसको क्या बना दिया, मोर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बना दिया। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर, और एक इन्वेंशन के बाद दूसरे इन्वेंशन ईजिली हो जाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल जो आपको दिया है व्हील का एग्जाम्पल, जैसे हम देख सकते हैं, The discovery of fire led to the practice of cooking and other process, while the invention of wheel ultimately resulted in developed newer mode of transport. जैसे कि पहले फायर का इन्वेंशन हुआ था, इंसान ने जब आग का इन्वेंशन किया था तो उसको आग के इतने सारे यूजेस नहीं आते थे। वो आग का जब इन्वेंशन हुआ छोटा मोटा खाना बनाना सीख रहा था, वो पकाने में सीख रहा था, मीट को पकाना और ये सारी चीज़ें सीख रहा था। लेकिन आज अगर हम देखें तो फायर, टाइम और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ आज हम फायर के बहुत सारे यूजेस करते हैं। उसी तरीके से व्हील, जब इंसान ने व्हील का इन्वेंशन किया था तो उसको नहीं पता था कि व्हील जो है वो इतने सारे चीज़ों में काम आएगा। लेकिन टाइम और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ टाइम और जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आता गया तो आज जो व्हील है वो कई यूज़ में आता है और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले इंसान के पास पानी बहुत सारा था लेकिन उसको उसका यूज़ इतना नहीं आता था। वो पीने में, खाने में, नहाने में, धोने में, इन सब चीज़ों में ही उसका यूज़ करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो फास्ट फ्लोइंग वाटर से उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाना सीख लिया। तो टाइम और टेक्नोलॉजी वो दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं, और ह्यूमन जो है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। Now come to the types of resources. Types of resources, here are the two types of resources. Resources are generally classified into natural, human made and human. Human अपने आप में एक रिसोर्स है, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लास्ट ईयर हमने क्लास में पढ़ा था। नेचुरल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। वो सारे रिसोर्सेज जो कि नेचर से हमें मिले हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको कि हम यूज़ करते हैं बिना ज़्यादा मॉडिफिकेशन के, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं जो कि हमें नेचर से मिले होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम नेचर से मिले हुए की बात करें तो क्या चीज़ें हैं, वाटर, एयर,
सनलाइट, ये सारी कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि हमें क्या मिला है, नेचर से मिला, इनको हमने नहीं बनाया है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द air we breathe, the water in our rivers, lakes, the soils, minerals are all natural resources. Soil, minerals जो सारी चीज़ें हैं हमने नहीं बनाई हैं और ये सारी नेचर से हमें मिली है। इनमें से कई चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम छोटा मोटा उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको काम में लेते हैं। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly in case टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कुछ चीज़ों में हमें उनको टूल्स और टेक्नोलॉजी की यूज़ करना पड़ता है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको वापस से बनाया जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिनको हम वापस नहीं बना सकते हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज में दो टाइप के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिनको कि वापस से बनाया जा सकता है या नेचर उनको वापस से बनाती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको कि वापस बनने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं, वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। Then first come to the renewable resources. Resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities. जैसे अगर हम इस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें कि इस टाइप के कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश्ड मतलब फिर से बन जाते हैं जल्दी से और रिन्यूड हो जाते हैं, वापस से नए बन जाते हैं और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसमें हम कह सकते हैं सनलाइट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये क्या है, नेचर हमें देती है। सन, क्या हम अपनी मर्ज़ी से उसको रोक सकते हैं उसकी सनलाइट को या फिर उसको बना सकते हैं? नहीं, ये हमें नेचर देते हैं और हर दिन एक नया हमें सोलर एनर्जी मिल जाती है, सच एज द सोलर एंड द विंड एनर्जी। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक्स. Water seems to be unlimited renewable resources, but shortage and dry up of the natural water resources is a major problem in many part of the world. कई ऐसे resources हैं जिनका कि हमने कह सकते हैं केयरलेस यूज़ किया है, उसकी वजह से वो जो सारे resources हैं वो resources आज इतने रिन्यूएबल नहीं रह पाए हैं। जैसे कि अगर पहले पानी को जो कहा जाता था रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता था, लेकिन केयरलेस यूज़ होने की वजह से, फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से, सॉइल के डिग्रेडेट होने की वजह से आज हमारे पास ना तो इतने फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट नहीं हैं तो इतनी बारिश भी नहीं है, बारिश नहीं है तो नेचुरल वाटर जो हमें मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि रिन्यूएबल हैं लेकिन इस पे ह्यूमन एक्टिविटी का काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा है और इनको रीप्लेनिश्ड होने में टाइम लगने लगा है। बाकी फॉरेस्ट हुए, सॉइल हुआ, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सारी जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल अपने आप रिन्यूड करता रहता है। नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those which have limited stock. Those which have a limited stock, once the stock were exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than the human spans. अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक बार अगर ख़त्म हो गए तो उनको बनने में कई हज़ारों साल लगेंगे। इवन अ ह्यूमन स्पान, मानव जीवन काल का पूरा समय भी उसमें लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो इसमें आ सकता है हमारे मिनरल्स कह सकते हैं, सच रिसोर्सेज जैसे कि कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आएगी। Such resources are the considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas, and are some example. The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसमें कि हम कोल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड्स करते हैं कुछ फिज़िकल फैक्टर्स पे कि सारी जगह हमें कोल की माइंस नहीं मिलेगी, पेट्रोलियम्स के वेल्स नहीं मिलेंगे, चाहे नेचुरल गैस नहीं मिलेगी। इन सब का कारण होता है उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस, फिज़िकल फैक्टर्स जो होते हैं। टेरेन मतलब उस जगह का इलाका, वो जगह कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो एल्टीट्यूड मतलब समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। और इन सब के अलग अलग होने का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा सब जगह कोल्स की माइंस नहीं है,
सब जगह मार्बल की माइंस नहीं है, सब जगह पेट्रोलियम्स के वेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, फिज़िकल कंडीशंस अलग अलग हैं, वहाँ का इलाका अलग है, कुछ नम होगा, कहाँ के क्लाइमेट में जो है या तो ज़्यादा बारिश वाला होगा या कम बारिश वाला होगा। इस तरीके के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एल्टीट्यूड या तो समुद्र तल से ऊंचाई पर होगा, मीडियम डिस्टेंस पे होगा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें उसको डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती हैं। Hope you understand the chapter, so read it and do the exercise. Okay, thank you.